Hello everyone, I am Shivendra Pandey and I have cracked multiple government exams like CGL, ATC, CHSL, etc. This video is the guide for cracking SSC CGL Tier 2 and is based on my real life experience with the exams. So relax, watch this video and note down the important points. Also, good luck for your exams. सो हियर वी विल बिगिन विथ आवर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा 2 महीने के आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम अपने टाइम को, जो हमारे पास 60 दिन बचे हैं, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें। इसके साथ ही साथ मैथ से हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंग्लिश में, देन रीजनिंग में एंड देन जीके में, मतलब सब्जेक्ट वाइज हम क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मिनिमम क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक के अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी और एनालिसिस, क्योंकि अभी तक प्री से आप मेंस पे शिफ्ट करोगे तो पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज होता है, तो उसकी अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ज़रूरी है। और साथ ही साथ एग्जाम्स के एंड में बात करें तो जब एंड टाइम बहुत नज़दीक आता है तो फियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्जाम से रिलेटेड एंग्जाइटी होती है, सेल्फ डाउट होता है, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में प्री और मेंस में अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला कुछ नए टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं। जैसे टॉपिक्स की बात करें तो मेंस में आ जाता है प्रोबेबिलिटी और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स, ये न्यू टॉपिक्स तो ऐड ऑन होते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ तो नहीं, बस बेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तक, मतलब मैक्स टू मैक्स यहाँ जाएगा। और बेसिक क्वेश्चंस इसके जो आपका लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूम रहे होंगे जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आएंगे। और स्टेटिस्टिक्स में भी आप देखो मीन, मीडियन मोड और साथ ही साथ मीन, मीडियन मोड और वेरिएंस के क्वेश्चन अगर बहुत टफ पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आगे न्यू टॉपिक की बात कर दिया। इसके बाद आपसे बात करें तो मैथ्स में और क्या चीज़ें हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो आपके जो पुराने नोट्स हैं और आपके जो फार्मूला उसमें लिखे हुए, इसका डेली बेसिस पे आप रिवीजन करो। और साथ ही साथ 50 क्वेश्चंस पर डे आप यहाँ पर PYQ वाले जो है, लाइक बुक की मैं आपको बात करूँ तो वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके बाद मैथ्स में आपको डेली बेसिस पे मॉक से जो भी आपके टॉपिक्स आपने, लाइक एक मॉक टेस्ट आज लगाया मैथ्स में, आपको मिक्सचर एलिगेशन का कोई क्वेश्चन यहाँ से फंस रहा है तो जाके आपको यूट्यूब से कोई लेक्चर सीरीज देखनी है, वहां से इसका डाउट क्लियर करके वापस से PYQ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स की मोरलेस यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश मेंस में बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि प्री की बात करें तो प्री में आपकी जो इंग्लिश आती थी अभी तक वो काफ़ी बेसिक थी, वहाँ पे सिर्फ 25 सवाल आते थे। बट मेंस में आपके आएंगे अब यहाँ पे 45 सवाल आ रहे होंगे, 45 क्वेश्चंस, यहाँ 25 क्वेश्चंस थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे 50 मार्क्स के कुछ थे और यहाँ 135 मार्क्स। तो यहाँ 135 में अगर आपको 120 स्कोर करोगे तभी जाके एक अच्छा मार्क मेंस में आप ला सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही डिसेंट स्कोर लाने के लिए आपको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो प्री और मेंस में कंपेरिजन की बात करूँ तो सबसे पहले वोकैब्स यहाँ पर आपको प्री में वोकैब्स आपके आ रहे थे, मान के चलो मैक्स टू मैक्स 4 से 5 वोकैब्स आ रहे थे। बट मेंस में आपके अब यहाँ पे 8 से 10 वोकैब्स आएंगे। और प्री की एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट भी ढंग से कवर कर लिए तो प्री क्लियर करना बहुत आसान है, मेंस में आप नहीं कर सकते। लाइक आपने प्री में वोकैब को इग्नोर किया था तो मेंस में वो बिल्कुल आप नहीं इग्नोर कर सकते। तो 8 से 10 वोकैब्स आपको यहाँ पर प्री के बेसिस पे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बता रखा है, ब्लैक बुक जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को। तो ब्लैक बुक में कैसे पढ़े, सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या रखे, उसमें 200 मोस्ट रिपीटेड वाले सेक्शन जाके वोकैब सारे, सिनोनिम, एंटोनिम, OWS और साथ ही साथ ईडियम्स, ये सारे ही कवर करने हैं। इसके बाद आके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला जो सेट है उसको खत्म करना, देन आप A, देन B, देन C, इस तरीके से वर्ड्स ऑन बेसिस पे कवर कर सकते हो। और इसके बाद अगला टॉपिक में बात करूँ इंग्लिश में ही, तो इंग्लिश में RC बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी। अभी तक प्री में आपकी RC जो थी बहुत ही बेसिक थी, अब मेंस में आपकी RC काफ़ी एडवांस हो चुकी है। मेंस में RC एडवांस होगी क्योंकि इसमें आपको 2 नए टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, लाइक टोन ऑफ द पैसेज, जो कि अभी तक प्री में क्या था, हम किसी RC को देखते थे तो एज इट इज वहाँ पे हमको लाइन रिपीटेड मिल जाती थी, बट यहाँ पे उसको पढ़ना है, हमको इंटरप्रेट करना है। और फिर यहाँ पर टाइटल ऑफ द पैसेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, लाइक टोन में आपका ह्यूमरस टोन हो गया, आयरोनिकल टोन हो गया, सीनिक हो गया, इस टाइप से कई टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, इंग्लिश माध्यम नाम का चैनल है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैम है कंटेंट शेयर करती हैं। तो इंग्लिश माध्यम, एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इंग्लिश
माध्यम। तो डेली बेसिस पे एक आरसी की आप प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो इससे आप टाइम देखोगे, विद इन पीरियड ऑफ टाइम आपकी आरसी बेटर हो जाएगी। फिर वापस से रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एनालिटिकल रीजनिंग में, जहाँ पे आपको एनालिटिकल रीजनिंग में मे बी आपने अगर कवर कर रखा तो वेल एंड गुड, नहीं कवर किया तो इसको अभी कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बाद उस स्टेटमेंट का क्या प्रॉपर कंक्लूजन हो सकता है, क्या एजम्पशन हो सकते हैं, या उस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या उसका इन्फेरेंस हो सकता है। अब सेम क्वेश्चन के 3 तरीके से 3 आंसर हो सकते हैं, तो इसको काफी ढंग से आपको पढ़ने की जरूरत है और साथ ही साथ जाके इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और रीजनिंग में प्री और मेंस में बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, वो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे, वो मैं अभी आगे मॉक्स में मॉक की क्या स्ट्रेटजी होंगी वहाँ डिस्कस करूंगा। देन जीएस में आपको एक मेजर रोल दिखेगा प्री और मेंस में, क्योंकि प्री में आपकी जो जीएस थी वो काफ़ी हद तक स्टैटिक ओरिएंटेड आती है, बट मेंस में आपको थोड़ी सी इन डेप्थ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ढंग से इन टाइप के क्वेश्चंस को। लाइक बहुत लोगों का क्या होता है, मेंस प्री में सिर्फ रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट के बेसिस पे क्लियर कर लेते हैं और जीएस पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं, बट उनको आके मेंस से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि मेंस के लिए आप जीएस ढंग से पढ़ के जाना। अभी तो टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए अगर आपको स्ट्रेटेजी मैं सजेस्ट करूं, अगर आपने किसी टीचर से नोट्स पढ़ रखा है तो उनके नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए, और साथ ही साथ रिवीजन के लिए इसमें नो डाउट है सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी इनकी पीवाईक्यू देखी थी, तो परमार एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज ये मस्ट है। जो भी आप देखो कि आप टारगेट करो, लाइक किसी एक पीवाईक्यू सीरीज में 20 वीडियोस है, किसी में 30 वीडियोस है, किसी में 60 वीडियोस है, आप अपना कैलकुलेशन देख लो आप कितनी चीजें डाइजेस्ट कर सकते हो, उसी बेसिस पे आप जाके डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना, वो वाली पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर दो। तो आई थिंक अगर आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है उससे नोट्स रिवाइज करो और यहाँ पे परमार की पीवाईक्यू सीरीज पढ़ो, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है किसी टीचर से तो अपने हिसाब से कोई जो सबसे हल्की बुक आपको लगती है, क्योंकि अभी किसी टीचर का कोर्स लेना मेरे हिसाब से जीएस में बेनिफिशियल नहीं है। तो लाइक मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो मार्केट में सबसे पतली बुक आपको मिले वो पकड़ लो। लाइक एक अंकित भाटी की बुक आती है, अंकित भाटी की बुक आती है जनरल नॉलेज की, एक स्टैटिक जी की, एक जनरल नॉलेज। ये बुक बहुत ही ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 100 से लगभग 150 पन्ने में इसमें अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काफी काम हो जाएगा। तो अगर इसको आप पढ़ते हो तो इसकी बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। लाइक अभी आप और पब्लिकेशंस की बुक जाओगे 600-700 पन्ने के, तो अभी के टाइम के हिसाब से मेरा सजेशन है कि ये जो सबसे मार्केट में पतली बुक है आप इसको पकड़ो, इसको 2 से 3 बार पढ़ो और साथ ही साथ पैरेलल परमार एसएससी के पीवाईक्यू वीडियोस देखो। इससे आपको एक काफी कम टाइम में काफी ज्यादा आउटपुट मिलेगा, और अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो मेरे हिसाब से आपका मेंस में 50 आउट ऑफ 75 स्कोर काफी इजीली बन सकता है जीएस में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, मॉक की अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजी क्या रखी जाए। तो मॉक की बात करें तो सबसे पहले जिन बच्चों के पास टाइम है, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, दिन का 8-10 घंटे डेडिकेट कर रहे हैं, जो कोई जॉब वॉब में नहीं इन्वॉल्व है, वो डेली बेसिस पे वन मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे निकालना है, और जिसमें आपके 2 आवर्स मॉक के टाइम में जाएंगे और 1 आवर प्रॉपर एनालिसिस पे सर्च करिए, बिल्कुल करिए। और प्रॉपर एनालिसिस में जैसे कि क्या है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने देखा, आपने कोई मान लीजिए इंग्लिश का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या मैथ्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो ठीक है आपने सी ऑप्शन मारा और सी सही था, तो वहां से आगे मत बढ़िए, उसका आप प्रॉपर सोल्यूशन देखो। और उसमें जैसे लाइक आप टेक्स्ट बुक पे मॉक देते हो तो मल्टीपल लाइन में आपको उसके अप्रोचेस दिखाता और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता, तो इन इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हुए चलना है हमको। और ये स्ट्रेटेजी आपको जीएस में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता ही रहेगा। तो इन चीजों को नोट डाउन करते चलिए। और साथ ही साथ मॉक्स में आपको मैं बता दूं, अभी तक क्या था, प्री में क्या था, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो अभी हम क्या करते थे, जो हमारा जीएस का टाइम था और इंग्लिश का टाइम था, और इन दोनों का टाइम हम थोड़ा सेव करके मैथ्स और रीजनिंग में इन्वेस्ट करते थे। बट अब यहाँ पे जब मेंस की बात करें तो इसका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में सिर्फ यहाँ पे आपको रीजनिंग आनी है और मैथ्स आना है, और पेपर 2 में जीएस और इंग्लिश। तो यहाँ पे आप इन दोनों पेपर का टाइम एक दूसरों में नहीं आप एडजस्ट कर सकते हो, तो आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी।
ताकि आप पेपर 1 को सही टाइम पे करो, और पेपर 2 में आपको काफी स्लोली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आपको एसएससी खुद 1 घंटा टाइम दे रहा है तो आप आधे घंटे पहले करके बैठ जाओ, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। तो मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जिनके पास 8 से 10 घंटे टाइम है वो डेली बेसिस पे एक मॉक लगाओ, और जो लाइक किसी जॉब में है और उनके पास टाइम नहीं बन पा रहा, दिन का 6 घंटे इन्वेस्ट कर पा रहा है पढ़ाई पे, वो अल्टरनेट बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाएं अभी अगले 1 महीने तक, और उसके बाद आने वाले 1 महीने में वो भी रेगुलर एक मॉक लगाएंगे। और मॉक टेस्ट आपको लगाने कहाँ से है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना। एक प्लेटफॉर्म के पैटर्न से आप जाओगे तो दिक्कत ही होगी, लाइक आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगाते हो तो वीक में 3 मॉक टेक्स्ट बुक से लगा लो। ऑलिव बोर्ड का मॉक बताऊं तो आप इसका वीकली मॉक जो आता है लाइव टेस्ट वो दे लो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और साथ ही साथ पैरेलल शुभम जैन सर के हैं, उनके मॉक है, बट मेरा सजेशन रहेगा बहुत ही हाई लेवल के मॉक्स के पीछे मत भागो, जो बेसिक मॉडरेट और बेसिक से मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल पे रहे, उन्हीं पे रहो, क्योंकि एसएससी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और फिर अगर बहुत हाई लेवल के मॉक्स लगा के आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज नहीं रहेगी। सो हाउ टू डील विद एंजाइटी एंड डिमोटिवेटिंग थॉट्स, और इट्स वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है सारे ही एस्पिरेंट में। लाइक जब मैं लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रहा था तो अगर मैं कोई एग्जाम दे रहा था, मॉक टेस्ट दे रहा होता, कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा था तो उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी होती थी, एकाएक से हार्ट बीट बढ़ हो जाती थी, और फिर डर लगता था कहीं ऐसा ना हो पेपर खराब हो जाए, पेपर के टाइम पे ऐसे हार्ट बीट बढ़ेगी तो क्या होगा, बहुत ही सारे ओवर थिंकिंग होते थे, और ये बहुत कॉमन है। साथ ही साथ इसके साथ एक दिक्कत और क्या होती, सेल्फ डाउट ऐसा होता है, मेरा सेल्फ डाउट हो आपका सेल्फ डाउट तो ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जो मॉक्स में 350 आउट ऑफ 390 स्कोर कर रहे थे, वो भी टीचर के सामने आके बोलते थे सर बहुत डर लग रहा है, पेपर में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब तक पेपर हो जाए और सिलेक्शन आप करना हो जाए तब तक आपको कोई श्योरिटी नहीं रहेगा, और ये डर बना रहेगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो इससे भी नहीं घबराने की जरूरत है कि आपको इतना अजीब क्यों लग रहा है। तो इन दोनों चीजों से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे लगता है कि अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में किसी एक एंगेज रखो, फिजिकल एक्टिविटी कोई सी भी, लाइक अगर आप जिम करते हो तो जिम वापस, अगर आपने एग्जाम की वजह से पिछले 1-2 महीने से जाना बंद कर दिया है तो इसको वापस स्टार्ट कर दो, जाके आप 15 मिनट कार्डियो ट्रेनिंग कर लो, और उसके साथ ही साथ आप 10-15 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे दो, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ काफी इंप्रूव होता है। और अगर अभी तक नहीं करते तो वापस स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग जाके रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, वो सारी चीजें काफी ज्यादा एक अच्छा फीडबैक देंगी और बहुत ही अच्छा आउटपुट आपको सामने निकल के आ रहा होगा। इसके बाद एक और चीज मैं डिस्कस करूंगा टाइपिंग का। टाइपिंग में यहाँ पे डिस्कस करना भूल गया। टाइपिंग में बात करूं तो एसएससी के हिसाब से 28 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये टीसीएस के जो आयन डिजिटल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आयन डिजिटल, यहाँ पर सिर्फ पेपर्स ही दिए जाते हैं, तो ये मैक्सिमम टाइम बंद पड़ा होता है। तो इससे इशू क्या होता है, जो उनके कीबोर्ड्स हैं तो इनके कीबोर्ड्स पे काफी ज्यादा डस्ट हो जाती है, इसकी वजह से काफी दिक्कत होता है उस पर काम करने में, टाइपिंग करने में। तो अगर आपको 28 वर्ड्स पर मिनट अचीव करना है उस डस्टेड और ब्लॉक्ड कीबोर्ड पे, तो कम से कम आपको अपनी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट पहुंचानी पड़ेगी। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी नहीं है, पार नहीं है, तो आप डेली बेसिस पे 0.5 आवर्स तो एटलीस्ट आपको देना ही देना है। और अगर बहुत ही वीक है तो 1 घंटा पर आवर, क्योंकि अगर आपने एग्जाम बहुत ही अच्छा कर दिया और बाद में टाइपिंग में लटक गया तो कोई सेंस नहीं है। और मैंने बहुत ही सारे बच्चों को टाइपिंग में आउट होते हुए देखा है अपने सामने, जिनके रिटन में, प्री में, मेंस में बहुत ही अच्छे स्कोर थे और टाइपिंग में बाहर हो गया। तो इस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर ना करिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर की मैं आपको बात बता दूं तो कंप्यूटर में भी आप पैरेलल, अभी तो शुरू में थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, लास्ट के 1 मंथ में लाइक शुभम जैन सर की है कंप्यूटर की पीडीएफ उर्दू क्लास पर लेक्चर कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इशू की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ आपको अगर किसी टाइप की भी गाइडेंस, सजेशन या कुछ से मुझसे चाहिए, आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है योर एसएससी पार्टनर, आप आ जाओ वहाँ पे मुझे फॉलो करो। और डेली बेसिस पे मैं वहाँ पे क्विजेस या फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, जितना भी मेरी नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी बहुत है, उसी बेसिस पे किसी की हेल्प हो जाए तो वो चीज़ है। और बाकी मेरा ये इंस्टा हैंडल है, जिसको कनेक्ट होना है हो जाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा दो। थैंक्स अ लॉट।